नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी देश की आज़ादी की सालगिरह एक तारीख की पुनरावृत्ति का उत्सव भर नहीं होती है। कैलेंडर में एक साल के कदम भर आगे बढ़ जाने का उल्लास मात्र नहीं होता है। देश के तमाम हिस्सों में जो सामूहिक आयोजन होते हैं उनका समवेत गान भर नहीं है, बल्कि यह जो गुजरे साल हैं आज़ादी से लेकर के अब तक के, उन दौरान देश के नाम जो उपलब्धियां सफलताएं रही हैं और आने वाले साल में जो संभावनाएं हैं, उन दोनों का सेतु है जिस पर नील शीर चर्चा हो सकती है और होती भी है। हमारे देश में परंपरा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं या देश को संबोधित करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने 80वीं सालगिरह पर या स्वतंत्रता के 80वें वर्षगांठ पर 80 मिनट का संबोधन किया। कमोबेश उसमें उन्होंने 2047 में जो विकसित भारत होगा उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं या उसका जो अपना नज़रिया है उसकी लंबी चौड़ी चर्चा की उन्होंने। आज मैं नौजवानों को लेकर के प्रधानमंत्री जो कुछ कहा है उस पर बात करूंगा आपसे। और पहले बता दूं कि मैं इंडिया गेट पे हूं और अब ये सीधा रास्ता जो है वो राष्ट्रपति भवन को जाता है और यहाँ से देश की सत्ता चलती है। और यहीं पर देखिए आज दिल्ली के तमाम हिस्सों से लोग आए हुए हैं। ये वो कामगार हैं, ये वैसे लोग हैं जो रोज़ाना फैक्ट्रियों में या अलग अलग दफ्तरों में नौकरी करते हैं, लेकिन आज छुट्टी है, अपने परिवार को लेकर के यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। यूँ मान लीजिए कि हिंदुस्तान का एक चेहरा आप यहाँ से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नौजवानों के लिए 2 बातें कही हैं और यहाँ आपकी नज़र जितनी दूर तक जाएगी ये सारे के सारे नौजवान ही हैं और ये सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, किसी न किसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। तो जो 2 बातें प्रधानमंत्री ने कही उसमें से एक पहली बात है कि साल भर के भीतर एआई के लिहाज से 1 करोड़ नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। एआई एजुकेटेड 1 करोड़ की आबादी साल भर के भीतर सरकार की तरफ से तैयार की जाएगी। एआई की ज़रूरत कितनी है देश की तरक्की के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, व्यक्ति के जीवन में अच्छा जीवन के लिए, ये हम आप अब जानने लगे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कोचिंग है ऑनलाइन मध्यम वर्ग परिवार के बच्चों के लिए और गरीब तबके के बच्चों के लिए सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। इन 2 बातों के इर्द गिर्द देश के नौजवानों के लिए क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात हम कोचिंग की कर लेते हैं। कोचिंग इस देश में अगर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूं तो रेलवे है, यूपीएससी है, एसएससी है, पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, तो तमाम तरह की जो सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान होते हैं उन इम्तिहानों के लिए देश भर में कोचिंग इंस्टीट्यूट फलते फूलते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का बाजार है सरकारी नौकरियों के कोचिंग इंस्टीट्यूट का और अगले 5 साल के भीतर 2030 तक यह 24,000 करोड़ तक जा सकता है। अब अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करूं, जैसे नीट का है, आईआईटी का है या यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है CUET जिसको कहते हैं उसका है, तो यह पूरा का पूरा बाज़ार 1 लाख करोड़ तक जाता है। कितना? 1 लाख करोड़। यानी कि हमारे आपके घर परिवार के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, वो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, मैनेजमेंट के कोर्सेज में
एडमिशन के लिए या इस तरह के दूसरे एडमिशन के दाखिले के लिए वो जो पैसा लगाते हैं 1 लाख करोड़ के आसपास जाता है सरकारी नौकरियों और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के खातिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं उनके पास। अब हम आते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग अगर सरकार शुरू करती है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि यह जो बाज़ार है इस बाज़ार को धीरे धीरे आप कम करना शुरू करेंगे। इस बाज़ार ने लोगों के बीच में यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों के बीच में एक स्पर्धा पैदा की, बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए, उस बाज़ार से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और पैसा आप तभी कमाएंगे जब अधिक संख्या में बच्चे आपके यहाँ दाखिला लेंगे। उन बच्चों के दाखिला के लिए क्या ज़रूरी है कि आप यह दिखाएं कि आपके यहाँ सबसे अधिक बच्चे क्वालिफाई किए, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स किसी एग्ज़ाम में अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा हैं तो आपका बाज़ार भाव बढ़ेगा। बाज़ार भाव बढ़ा करके पिछले साल के मुकाबले और पैसा कमाने का एक इंतज़ाम होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। और यह ज़रिया क्या है, कैसे आपके यहाँ सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, कैसे पिछले साल के मुकाबले आप ज़्यादा फ़ीस बढ़ाएंगे और कैसे उस फीस को भर करके कहीं ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे, यानी कि मुनाफा आपका बढ़ेगा। उसके लिए एक पिछले दरवाजे का रास्ता खुलता है या खोला जाता है, वो करप्शन का है, धांधली का है, जुगाड़ का है, पर्चा लीक का है। जो सिस्टम के भीतर एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसीज़ और सरकार, इन दोनों के ज़रिए जो व्यवस्था परीक्षाओं को करवाने की जाती है उसमें सेंधमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी करते हैं। यानी कि इस सिस्टम के भीतर करप्ट लोग तो है ही, लेकिन इनको पैसा खिला करके, इनका पेट भर करके, इनके जेब को गर्म करके, और वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो पर्चा लीक करवाते हैं और पर्चा लीक के ज़रिए मन माफिक तरीके से बच्चों का दाखिला करवाते हैं और अपना परचम लहराते हैं। उनकी होर्डिंग देश भर के भीतर टांगी जाती हैं और उनका विज्ञापन किया जाता है। यानी कि परीक्षाओं में जो पर्चा लीक है, उस पर्चा लीक को अगर आपको कंट्रोल करना है तो फिर सरकार की ओर से जो व्यवस्था की जाती है उसी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसी को फुल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके ऊपर भी लगाम लगाना है, क्योंकि ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं पर्चा लीक करा करके अपने यहाँ से बच्चों की अधिक से अधिक संख्या ले जाने की क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बीच में। तो एक तो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, और इससे फ़ायदा कितना होगा मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को, क्योंकि वो जो गाढ़ी कमाई माँ बाप का है, खेत बेच करके है, जेवर गिरवी रख करके है। और हम जानते हैं तमाम बच्चों से जब हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि उन बच्चों ने किस तरीके से अपनी तैयारी की है और वो दिन रात एक करते हैं, किसी तरीके से चाहते हैं कि वो सिलेक्टेड हो जाएँ, वो सफल हो जाएँ, माँ बाप ने जो कुछ भी गिरवी रखा है उसको धीरे धीरे छुड़ाने की गुंजाइश बने और उनका जीवन जो है वो आगे बढ़े, परिवार को लेकर के आगे बढ़े। इस दबाव में बच्चे रहते हैं, उस दबाव के कारण वो एक अवसाद में रहते हैं। और आप देखते हैं कि बार बार बच्चों के सुसाइड की तादाद जो बढ़ती चली जा रही है साल दर साल, उसका कारण यही है, क्योंकि काबिल होने के बाद भी कॉम्पिटेंट हैं, अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैसे के ज़रिए कहीं और से कुछ लोग ले करके चले जा रहे हैं, यानी कि हकमारी उनकी हो जाती है। दूसरी बात जो है वो सरकारी नौकरियों की है। अभी आप देख रहे हैं कि रांची में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, और झारखंड सिर्फ आज की तारीख में हमारे आपके सामने एक खबर है, वो चर्चा में है। वहाँ की तस्वीरें हम आप देख रहे हैं, वहाँ की सरकार का जो धतकरम है, वहाँ की धांधली है, भ्रष्टाचार है, एक बाज़ार, एक मंडी नौकरियों की वहाँ लगाई जाती है। पैसा लाखों लाख दे करके लोग सरकारी नौकरियाँ खरीदते हैं और साल दर साल जो बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, घर परिवार की उम्मीद के मुताबिक वो लगातार लगे रहते हैं। घर परिवार अपना सब कुछ गिरवी रख करके और दांव पर लगा करके अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए देता रहता है, और वो ठगा महसूस करता है, वो खाली हाथ रह जाता है जब उसको पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया है या वो सारी की सारी नौकरियां बिक गई हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची के भीतर पिछले कई दिनों से लगातार जो आंदोलन आप देख रहे हैं, उस तरह के आंदोलन कई राज्यों में खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि यह जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, नौकरियों की खरीद फरोख्त है, ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, बल्कि कई राज्यों में यह सड़ांध है, यह रोग या बीमारी है। झारखंड के बच्चों का अगर वहाँ की सरकार नहीं सुन रही है तो आप यह मानिए कि सरकार उनके अधिकार को सीधे सीधे किनारे रख रही है, उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनकी आवाज़ को दबा रही है, उनकी योग्यता के मुताबिक उनको नौकरी सरकारी मिले इस गुंजाइश को वो ख़त्म कर रही है। तो जब कोचिंग
ऑनलाइन हो जाए और इम्तिहान का पूरा प्रोसेस या इम्तिहान की जो पूरी प्रक्रिया और उसकी व्यवस्था है वो चाक चौबंद हो जाए, दुरुस्त हो जाए, तो बहुत हद तक देश में नौजवानों के भीतर एक संतोष पैदा होगा। ये बहुत मार्के की बात मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो है अब एआई की है। अब मैं एआई पर आता हूँ। एआई, आप विद्यार्थी हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप किसान हैं, आप इंजीनियर हैं, या फिर आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, आप छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, सब के लिए एआई आज की तारीख में पहली ज़रूरत है। और किसी भी देश को अगर तरक्की के रास्ते पर अपनी रफ्तार बढ़ानी है, हिंदुस्तान को 2047 में विकसित देशों की जमात में खड़ा होना है या अपने आप के सीने पर विकसित देश का तमगा लगवाना है, तो एआई के लिहाज से उसको बहुत मजबूत होना होगा। एआई स्किल्ड लोगों की तादाद बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि साल भर के भीतर 1 करोड़ एआई स्किल्ड लोगों को तैयार किया जाएगा। एक आंकड़ा कहता है कि 2030 तक हिंदुस्तान में लगभग 35 लाख एआई स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी और 2031 तक, साल भर के बाद, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, 2031 तक 40 लाख रोज़गार की गुंजाइश एआई सेक्टर पैदा करेगा। यानी कि हिंदुस्तान को 40 लाख एआई स्किल्ड लोग चाहिए 2031 तक। और एआई अगर है तो फिर देश के भीतर बहुत सारी वैसी चीज़ें जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान कितना मजबूत और बड़ा हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 2035 तक इंडियन जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, एआई का कंट्रीब्यूशन 1 ट्रिलियन का होगा। कितना? 1 ट्रिलियन का होगा। इसलिए एआई जो है भारत की सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टोरी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट और जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी है। किसी भी देश का विकास सिर्फ आगे देखने से नहीं है कि साधन, संसाधन, शोध, संकल्प, नीति, इन सब का समन्वय करके हम तरक्की के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। इतने भर से हमने तरक्की की है या कर रहे हैं, मान लें, यह एक नज़रिया है और ये एकांगी है, एक गहरा है। दूसरा रास्ता ये है कि देश में जो ख़राब हो रहा है, जो विनाश के रास्ते पर है, जो तबाही के रास्ते पर है, हिंसा के रास्ते पर है, उस रास्ते को बंद करना और वो पूरे साधन संसाधन को आपको मुख्य धारा से जोड़ना। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने आज नक्सलवाद का भी उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लेकिन जिस नक्सलवाद का उन्होंने उल्लेख किया या नक्सली सोच का उल्लेख किया, उस पर चर्चा से पहले मैं नक्सलवाद का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि यह साल जो है भारतीय इतिहास में आज़ाद भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साल है। 31 मार्च 2026 को सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वे लोग जो 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से भूमिहीन किसानों या वामपंथी उग्रवादियों के तौर पर उठे थे, धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती चली गई और पूरा इलाका जो है नक्सलियों का वो बढ़ता चला गया, या नक्सल प्रभावित इलाके देश के भीतर बढ़ते चले गए। 2009 और 10 में 110 से ज़्यादा ज़िले हिंदुस्तान के नक्सल प्रभावित थे, यानी कि वहाँ विकास का रास्ता बंद था, वहाँ आतंक था, वहाँ दहशत थी, वहाँ लेवी थी। और कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, यह तमाम राज्य और कुछ हलकों में या कुछ लिहाज से कर्नाटक और केरल के भी कुछ इलाके नक्सल प्रभावित थे। इस नक्सलवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की फ़ौज को
लड़ने में सालों लगे। 1967 से लेकर के 2026 यानी कि मान कर चलिए कि 6 दशक का समय लगा और हज़ारों हज़ार की तादाद में हमारे जवान शहीद हुए। नक्सलियों को बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मारा भी गया, लेकिन देश बहुत हद तक रुका रहा। अब वो बंद हो गया, वो दौर ख़त्म हो गया जिसको हम नक्सलवाद कहते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नक्सलवाद जो देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों के तौर पर, हथियारबंद गिरोहों के तौर पर देश में खड़ा था, वो ख़त्म ज़रूर हो गया, लेकिन दिमागी नक्सली अभी हैं। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि वैसे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग का कहते हैं, वो पत्रकार हो सकते हैं, वो बुद्धिजीवी हो सकते हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं या किसी और हिस्से में हैं, लेकिन वो चाहते हैं या मानते हैं कि देश में बदलाव के लिए, या वैसे लोग जो कमज़ोर तबके के हैं, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, वो ज़रूरी सुविधाओं के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान और बाकी चीज़ों के लिए लगातार संघर्षरत हैं। उनके अधिकार के लिए और उनके सम्मान के जीवन के लिए उनकी हिस्सेदारी ज़रूरी है, और उसके लिए हथियार अगर उठाते हैं तो ये गलत नहीं है। यानी कि हिंसा के रास्ते अगर आप अधिकार अपना लेना चाहते हैं, उसको सही ठहराने का काम जो लोग करते हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। और जब आप इस तरह की सोच और विचारधारा के साथ चलते हैं तो दरअसल आप लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के ज़रिए चलने वाले देश को चुनौती देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के लिए दुनिया में सर्वोत्तम व्यवस्था है, और लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान जिसके भीतर देश की आस्था होती है। अगर संविधान के ज़रिए की गई व्यवस्थाओं के इतर किसी दूसरे राह को आप अख्तियार करते हैं ताकि वो लोग जो कमज़ोर तबके के हैं उनको बराबरी का हक मिल जाए या वो बेहतर हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आपको संविधान में, सत्ता में, व्यवस्था में और जनमत में किसी में भी भरोसा नहीं है। और प्रधानमंत्री ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह एक बड़ी चर्चा और बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो संकेत दे रहे थे वो एक ज़रूरी और वाजिब संकेत है भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से।